विद्यार्थी एक बार फिर से हम एक नए वीडियो में हाजिर हैं। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के लिए और 7वां पेपर के लिए। जैसा कि हम बता चुके थे कि आपको 7वां पेपर सांख्यिकी का है, तो उसमें हम लोग पेपर पढ़ रहे थे। पेपर का नाम था भूगोल में सांख्यिकी विधियाँ। तो इसमें हम लोग पढ़े थे जो एक वीडियो जिसमें देखा गया था कि आंकड़ों के प्रकार क्या है। तो उससे आगे का यूनिट जो है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आंकड़ों के प्रकार क्या है, आंकड़ों का क्या महत्व है, उसी तरीके से सेकेंड यूनिट के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो भूगोल में जब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके बीच का मान निकालते हैं, उसके मध्य मूल्य को ज्ञात करते हैं। इसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। और इसके निकालने की जो विधियां हैं, मीन, मीडियन, मोड, मतलब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इस वीडियो में हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे और माध्य से संबंधित 2-3 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विद्यार्थी आपको रिटेन में भी आएगा और इस तरह के सवाल जो है आपको प्रैक्टिकल में आएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। विद्यार्थी हम देख सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ये होता क्या है। तो किसी दिया गया कोई भी डेटा सेट है, डेटा सेट का मतलब होता है आंकड़ा, ठीक है। और उसमें जब हम किसी एक मान को निकालते हैं, जैसे लंबा कोई संख्या होता है, उसमें से हम एक बिंदु को निकालते हैं। जैसे कि एक परिवार में यदि कई लोग हैं और उसमें कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं, तो उस परिवार की आय जब होती है तो जो लोग कमाते हैं और जो लोग नहीं कमाते हैं सबके पर जोड़ते हैं, सबको जोड़ के जब निकालते हैं तो उसको हम औसत आय कहते हैं या मध्य मूल्य की आय कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां कई बार अनिवार्य होती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, किसी भी दिए गए आंकड़ों के सेट में जो केंद्र का मान होता है या प्रतिनिधि मान है, उसको हम केंद्रीय बिंदु या प्रतिनिधि मूल्य भी कहते हैं। परिभाषा दी है क्लार्क और सकाडे ने। क्या कहा है कि माध्य जो होता है, दिए गए आंकड़ों के संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास होता है। मतलब ये कि कोई दिए गए आंकड़े हैं, उसमें उसका मध्य बिंदु जो होता है, केंद्र बिंदु, जो कि इस पूरे समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे माध्य कहते हैं। इसी तरह सिम्पसन और काफ्का जो विद्वान है, इन्होंने भी वो विचार दिया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप केवल एक ऐसा मूल्य होता है जिसके आसपास अन्य संख्याएं जो होती हैं केंद्रित होती हैं। तो यह थियरी में आएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे दिया है कि अतः एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, माध्य या औसत कहते हैं। तो इसको मापने की जो विधियां हैं विद्यार्थी, इसको हम जब देखेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की 2 विधियां हैं। एक गणितीय विधि है, जिसमें हम अंकों को गणितीय विधियों के द्वारा उसको हम छोटा करते हैं, और दूसरी विधि है जिसमें हम स्थिति के हिसाब से उस दी गई श्रेणी को हम बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में निकाल के, और वस्तु जो अंक आता है स्थिति के अनुसार, उसको हम मध्य मूल्य मान लेते हैं। इस पर हम जब इसको चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर माध्य के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में मीन भी कहते हैं। इसको समांतर माध्य, माध्य या औसत मूल्य भी कहते हैं। तो गणितीय विधियों में, केंद्रीय प्रवृत्ति में देखते हैं माध्य क्या होता है। यह औसत के लिए एक दूसरा शब्द, मतलब औसत निकालने की भी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि विधि है एक ही। और इसको, इस माध्य को हम क्या कहते हैं, एक्स और बार, उस पे एक्स लिख के और उस पे एक डंडा लगा देंगे, इसको हम एक्स बार कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में इसी से एक्स बार के से दर्शाते हैं। एक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य। इसकी परिभाषा है एक ही प्रकार की राशियों को, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, एक ही प्रकार की राशियों को उनके राशियों की संख्या से भाग देने पर उन राशियों का माध्य या औसत निकलता है। जैसे एक परिवार में यदि 5 लोग हैं तो पांच लोग में से उस परिवार की पांचों की औसत आय निकालनी हो, तो उसमें से यदि 3 लोग कमाने वाले हैं और 2 लोग नहीं कमाने वाले हैं, तो 3 जो लोग हैं उनके मूल्यों को हम
जोड़ते हैं और बटे में 5 से भाग दे देते हैं। मतलब अब विद्यार्थी देखते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां है। तो कुछ व्यक्तिगत श्रेणी ये होती है जिसमें x1 x2 x3 मतलब कितना भी संख्या दिया रहेगा तो उसका एक समांतर माध्य निकालना होता है। तो क्या करेंगे, x बार बराबर होता है जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे में कितनी संख्याओं की संख्या है उससे भाग दे देंगे। जैसे 10 लोगों के यदि हमको औसत अंकों का माध्य निकालना है तो 10 व्यक्तियों को के मान को अंकों को जोड़ेंगे और बटे में 10 से भाग दे देंगे। तो इसको हम n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ जो जो मूल्य होते हैं उसको, मतलब सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा किसी भी पदों का जो मूल्यों का योग होता है और उन पदों की संख्या को भाग जब देते हैं, जैसे एक सवाल हम देखते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, इनके जो प्रतिदिन का व्यय है इसका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं इनके क्रम संख्या है, सीरियल नंबर में 1 से 5 दिया गया है। इनके प्रत्येक दिनों का जो व्यय है इसको हमने लिखा है। इन व्यय को जब जोड़ देते हैं तो ये जो निशान है इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब सिग्मा एक्स कहलाता है। यह ऐसे एम की तरह बनता है सिग्मा एक्स, और सिग्मा का तात्पर्य होता है कुल योग से। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, ठीक है। तो कुल योग से और पदों की संख्या कितनी है तो 5 से जब हम भाग दे देंगे तो इसका औसत मूल्य जो होता है 332 आया। मतलब 5 व्यक्तियों के का जो व्यय है इनका औसत जो मूल्य हुआ है या समांतर माध्य क्या हुआ, x बार बराबर सिग्मा x बटे में n। तो इस प्रकार से ये जोड़ने पे आया 1660 बटे में 5 बराबर 332। यही हो गया समांतर माध्य। विद्यार्थी जब कभी कभी क्या होता है कि हम इसको छोटे विधि से हम इसे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है, सवाल वही समांतर माध्य को ही निकालना है, लेकिन इसके लिए जब हम लघु विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य ए मानते हैं। तो और कल्पित माध्य का क्या होता है, इससे हम विचलन निकालते हैं जिसको हम डी या जो एक्स या वाई लिखते हैं जिसका जो मूल्य होता है। अभी हम सवाल लगाएंगे तो इसको जान लेंगे। तो कल्पित माध्य की भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटे में एन। तो डी एक्स क्या है इसकी भी हम चर्चा करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। विद्यार्थी आप सभी इन सवालों को आप जरूर लगा लेंगे। जैसे 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं तो इसका हम कल्पित माध्य से कैसे हम इसकी गणना करेंगे समांतर माध्य का। तो कल्पित माध्य क्या होता है, दिए गए श्रेणी में किसी भी संख्या के का मूल्य हो सकता है या कोई ऐसी संख्या हम मान सकते हैं जो इनके और इनके बीच में, जैसे ये संख्या है इसमें 48 सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम जो 70 है। तो 48 से 70 के बीच में कोई हम संख्या ले सकते हैं और उससे क्या करेंगे, इसका हम डेविएशन निकालते हैं जिसको हम dx कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे ये दिया है कि इसमें 5 व्यक्ति विद्यार्थी हैं और उनका प्राप्तांक ये है, तो इनमें प्राप्तांकों में से जो एक प्राप्तांक है तो इसमें से कोई संख्या हम ले लेंगे उसको कल्पित माध्य कहते हैं। तो ये यहाँ पे dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर प्रथम पद के लिए x माइनस ए, एक्स ये हो गया 60 और जो हम a क्या माने हैं, a हम 65 मान लिए। इसमें से किसी मूल्य को हम लगा सकते हैं। तो a बराबर हमने 65 मान लिया है। यहाँ पे गलती से a बराबर 65 मान लिया गया है तो यहाँ पे 60 माइनस 65 बराबर -5 हो जाएगा। 70 में से 65 घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। इसी तरह सब में से 65 जब घटाते जाएंगे लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा डीएक्स, माने ये जो संख्या है ये डीएक्स है, दिए गए मूल्य से डेविएशन है, और सबको हम जोड़ देंगे। तो सिग्मा डीएक्स का मान यदि हमने जोड़ा तो इसमें चिन्हों का ध्यान देते हुए जोड़ेंगे तो -23 आया है। तो अब समांतर माध्य x बराबर सूत्र होता है a प्लस ए माने कल्पित माध्य धन दिए गए पदों में डेविएशन जो dx है उसका योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं, सीरियल नंबर 1 से 5, तो n बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से जो मान रखते हैं dx का मान हो गया -25 और 65। तो इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60.5 आया। यदि हम इसको डायरेक्ट सीधे सीधे भी हल करेंगे तो उतना ही उत्तर आएगा। तो ये लघु विधि था। लघु विधि इसलिए कहा जाता है कि जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को
हम जोड़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये 6 केवल 60 है, यदि ये 6650 रहे, 5000 7000 कुछ हो जाए, तो इसमें हम कल्पित माध्य से जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो बहुत आसानी होती है। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम पद विचलन विधि भी कहते हैं। पद विचलन विधि में क्या होता है कि इसमें देखिए स्टेप 1 2 3 स्टेप में इसको दिया गया है। चर या पद जो दिया गया है, इस तरह के मूल्यों का समांतर माध्य उसमें निकालते हैं जब दिए गए जो मूल्य है उसमें अंतराल जो है बराबर होते, जैसे 10 20 30 40 50 ऐसे करके दिया गया है। तो इसमें जो अंतराल होता है उसी को हम आई कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब मूल्यों से जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो उसका फार्मूला होता है समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा ds बटे में n गुणे आई। तो विद्यार्थी ds निकालने के लिए ये डेविएशन फ्रॉम s है। s इसका मतलब होता है कि यदि जिस जब अंतराल जब बराबर रहता है, जैसे इसमें 10 का अंतराल है, तो इसको निकालने के लिए, इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंतराल से ds बराबर होता है x बटे में i। आप देख पा रहे होंगे, और x बटे में i होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पद मूल्य को हम जो आई है इंटरवल से भाग दे देंगे, तो सब में 10 का भाग देंगे, तो देखिए ये पद क्या हो गया, छोटा हो गया। और सिग्मा ds हो गया ये, तो ये योग हो गया सिग्मा ds। और समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा ds बटे में n, तो n हो गया 3 और i का मान जो होगा 10। चूंकि अंतराल था 10 तो इसलिए बहुत छोटे विधि से इसको हम और लगा सकते हैं, तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो हम लोगों ने विद्यार्थी देखा प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, 3 विधियों से आपको सवाल बताया गया है। तो इन सवालों को आप 1 2 बार देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। ये रहा व्यक्तिगत श्रेणी का। अब आगे जब खंडित श्रेणी होती है उस स्थिति में हम कैसे समांतर माध्य की गणना करते हैं। खंडित श्रेणी से तात्पर्य है जब इसमें f दिया गया रहता है, f मतलब आवृत्ति दिया गया रहता है और x मतलब मूल्य दिया गया रहता है, तब हम x बार समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। तो इसको, इसमें क्या है, x बार बराबर समांतर माध्य हो गया, f आवृत्ति हो गया, पदों की संख्या हो गया, और x क्या हो गया, उस पद का मूल्य हो गया, n जो हो गया आवृत्तियों का योग हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे सवाल के हिसाब से। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, जब इसको हम लगाते हैं तो इसका फार्मूला होता है x बार समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे में n। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम f का x से गुणा करते हैं, प्रत्येक मूल्य का जितनी दी गई आवृत्ति होती है उसका पदों से गुणा करते हैं, fx निकालते हैं, देन फिर सिग्मा x सभी fx को जोड़ते हैं, देन सिग्मा f या इसी को हम n भी कहते हैं, इससे भाग दे देते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। आइए सवाल के माध्यम से देखते हैं। देखिए इस प्रकार की श्रेणी को हम खंडित श्रेणी कहते हैं। इसमें f दिया हुआ है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या जो होता है उसकी को हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी कहते हैं। और जो ये मूल्य है, तो क्या करते हैं, जैसे हमको एक यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो सबको हम जोड़ देंगे, तो इसी को हम सारे फ्रीक्वेंसियों को सिग्मा f बराबर n होता है, n माने जो पदों की संख्या है। तो कितने पद हो गए कुल, सबको जोड़ेंगे तो ये 20 हो गए। बच्चों को कितना पैसा मिलता है, तो इन पदों का जब f के साथ x में गुणा कर देंगे तो ये कुल पैसे का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें x बार या समांतर माध्य की गणना करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे में n। तो इस प्रकार से औसत जो मूल्य निकला जिसको हम समांतर माध्य कहेंगे, तो 20 बच्चों का जो जेब खर्च है वो 8.25 है। तो इस सवाल को आप जरूर देख लेंगे। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य से सिग्मा एफ डी एक्स निकालेंगे और उसमें पदों की संख्या का भाग दे देंगे, तो इससे निकलता है समांतर माध्य लघु विधि में। विद्यार्थी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप अपने कॉपी पे लगा सकते हैं। छात्रों के माध्य ऊंचाई दिया गया है, छात्रों की संख्या दिया है, तो संख्या दे दिया मतलब ये एफ हो गया और ये ऊंचाई जो हो गया एक्स हो गया। इस प्रकार से इसको हम श्रेणी में दिया गया तो बना लेते हैं, और प्रत्येक पद मूल्यों का क्या करते हैं, हम डी एक्स निकालते हैं। पहले एक्स जो दिया गया है उससे हम विचलन निकालते हैं।
तो जैसा कि विद्यार्थी हम देख रहे थे कि ये हो गया एक्स रेडी। तो इसमें देखिए आप, मैं बता रहा था कि ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, दिए गए पद मूल्य में से या तो कोई इस मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अंक हो सकता है, या हम कोई सीधा सीधा अंक भी मान सकते हैं। तो जैसा कि इसमें पहला जो अंक था 42 था, और इसमें 42, 72, 66, 68, 70, 73। अब देखिए इसमें 65 कहीं नहीं है, तो 65 अलग से भी एक मूल्य मान सकते हैं जो कि इसमें न्यूनतम और अधिकतम के आसपास कहीं हो। तो 65 से घटाने पे देखिए ये आया x का मान, और x में हम जब f का गुणा कर देंगे तो fx हो जाता है। ये सबको हम जोड़ देते हैं, ये हमने 65 माना था जो कि बाहर की संख्या है। ये संख्या किसी में से, इस श्रेणी में से भी हो सकती है और इस श्रेणी के बीच में से कहीं से भी हो सकती है। तो उसके बाद जब हम समाधान निकालते हैं 66.290, ये इसका उत्तर आया। इसी तरीके से खंडित श्रेणी में तीसरी विधि जो है, जिसको हम पद विचलन विधि कहते हैं, स्टेप डेरिवेशन मेथड कहते हैं, इसमें हम कोई भी पद मूल्य में से एक कल्पित मान लेंगे a, dx निकालेंगे प्रत्येक श्रेणी से, i का मान जो होगा वो, और उसका हम पद विचलन निकालेंगे। तो x बार बराबर फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ dx बटे में f गुणे i। ये पद विचलन विधि से हम सवाल देखते हैं। अब ये दिया गया है, जैसे ये मजदूरी है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये एक्स हो जाएगा, और संख्या जहां होता है वो क्या होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी एफ होता है। तो इसको हम यहाँ पर श्रेणीबद्ध कर दें। सारणीबद्ध करने के बाद ये एक्स और एफ हो गया। इसमें हम dx से, तो x में a जो है एज्यूम्ड मीन 25 माना गया है, इसमें कोई पद मूल्य हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, लेकिन 25 मान के इसको लगाया गया है। तो dx निकालेंगे प्रत्येक का, तो x माइनस a, मैंने 5 माइनस 25 करेंगे माइनस b। आगे इसमें हम dx निकालेंगे प्रत्येक श्रेणी का। इसके बाद ds हम निकालेंगे, जो कि स्टेप डेविएशन बताया था, चूंकि सबका मान जो है वो 10 का अंतराल है, तो यहाँ पे i का मान हो जाएगा 10, और प्रत्येक पद मूल्य के लिए हम ds निकालेंगे, ये आ गया। और इसका हम फिर f और d का गुणा करेंगे। f और d का गुणा करने के बाद ये उत्तर आता है, सबको हम जोड़ देंगे, जिसको हम सिग्मा एफ ds कहते हैं, 108 हुआ। और सिग्मा एफ ये हमने आवृत्तियों का योग, या इसको हम n भी कहते हैं, n हो गया 38। इसके आधार पर फिर हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ ds बटे में सिग्मा एफ गुणे i का मान 10 है, a हमने 25 माना है, उसके आधार पर जब हम इसकी गणना करेंगे तो इस प्रकार से ये समांतर माध्य जो है निकल जाएगा। तो इसको जो लगाने के बाद ये आता है आपका मूल्य। आप इसको सवाल को स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जरूर लगाएं। अब आते हैं वर्गीकृत श्रेणी के बारे में बात करते हैं। जब श्रेणियां वर्गांतर में दी गई होती हैं, जब मूल्यों को वर्ग के रूप में दिया था, क्लास इंटरवल के रूप में, तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। निकालना हमको समांतर माध्य ही है, लेकिन उसके लिए हम मध्य मूल्य निकालते हैं। पहले x को जो 0 से 10 या 10 से 20 ऐसे दिया रहता है, तो उसका हम पहले x मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसियों को उससे गुणा करते हैं, fx निकालते हैं, और इसके बाद हम उस सबको जोड़ के सिग्मा fx या सिग्मा xf होता है। गुणा करने में चाहे हम a में b का गुणा करें, चाहे b में a का गुणा करें, बात बराबर है। तो आइए सवाल देखते हैं। जैसे सवाल आपके सामने है, क्लास इंटरवल दिया गया है, f का मूल्य है ये तो 40 से 44 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसका हम मध्य मूल्य निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे। तो 40 और 44 को जोड़ के बटे में 2 करेंगे तो 42 आएगा। 45 49 को जोड़ेंगे बटे में 2 करेंगे तो 47 आएगा। इसी तरीके से सबको हम जोड़ के बटे में 2 करेंगे तो ये निकल गया औसत मध्य मूल्य। तो पता चल गया, इसी से ये x निकला हुआ है। इसके बाद एफ एक्स का गुणा कर देंगे, शेष आगे के विधि आप जानते ही हैं। x समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। सबको हमने यहाँ से ये जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको सिग्मा एफ या इसको n भी कहते हैं, पदों की संख्या से भाग दे देंगे, तो ये जो मूल्य निकला ये समांतर माध्य। तो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब आते हैं लघु विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो वही वर्गांतर का पहले इसका भी मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे, उसमें कल्पित माध्य ए निकालेंगे।
x में से कोई भी एक मान निकाल लेंगे। इसके बाद dx निकालेंगे, फिर इसके बाद जिसको हम x माइनस ए कहते हैं, और dx को f के साथ गुणा कर देंगे, f dx निकलेगा, और फिर ये फार्मूला लगेगा x बार बराबर कल्पित माध्य a प्लस सिग्मा f dx बटे में n। आइए सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने है। ये आपका क्लास इंटरवल CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, मतलब दिए गए मूल्य जो है उनको, मतलब 0 से 5। ये 6 हो गया संख्या, ये उन्हें आवृत्ति हो गई, ये हो गया f, ठीक है, और ये हो गया x। लेकिन x जो सीधे सीधे नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबका इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 5 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 2.5। 5 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 7.5। तो इस तरीके से हम x निकाल लेते हैं, मतलब इसी से x ये निकला हुआ है। फिर इसमें से कोई भी हम एक मूल्य जो है, बताया था आपको, x में से कोई भी मूल्य हो सकता है, या इसके न्यूनतम और अधिकतम के बीच का कोई भी हम सीधा सीधा मूल्य मान लेंगे। तो इस बच्चे ने 20 माना हुआ है बाहर से, तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। और इससे जब हम डेविएशन निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है dx बराबर x माइनस ए। तो ए 20 माना गया है, सब में से हम 20 घटा देंगे तो इतना आएगा। इसके बाद f का और dx का ये जो निकला हुआ है इसका गुणा करेंगे, तो 6 में 17.5 का गुणा करेंगे। इस तरीके से ये आप पूरा लगा लेंगे, और इसके बाद सबको जोड़ेंगे, ये चिन्हों के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो सिग्मा f dx आएगा। इसका समांतर माध्य का फार्मूला हो जाता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx और बटे में n। तो आपका समांतर माध्य जो आया वो 21.72 आया। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना कर लेते हैं, ये उत्तर आपका आता है, ठीक है। उसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका हल इसको अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। पद विचलन विधि में वही जो विधि आपकी थी, चूंकि आपकी श्रेणी जो है व्यक्तिगत है, खंडित है, अखंडित है, इस प्रकार से 3 प्रकार की श्रेणियां और 3 प्रकार से उसको लगाने की विधि है। तो आप ध्यान देंगे सारे में फार्मूला वही है, a प्लस इसमें f सिग्मा f ds बटे में n होता है। आप प्रत्येक सवाल है, इसमें आप अलग अलग सवाल है, आप देखते हैं ये क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है, इससे हम निकालेंगे x, फिर इसके बाद f, फिर इसके बाद इसमें से जो मूल्य है उसमें से आप एक कोई ले लेंगे, dx निकलेगा। फिर इसमें 10-10 का अंतराल है, इसलिए i हो जाएगा 10। इस प्रकार से आप सिग्मा एफ डी एस निकाल के और ये गणना कर लेंगे, और ये आपका 36.7 आता है, ठीक है। अब आते हैं जो थियरी के अंतर्गत पूछा जाता है कि समांतर माध्य के गुण क्या है। तो विद्यार्थी बताते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे महत्वपूर्ण है समांतर माध्य या माध्य की गणना करना। तो इसका गुण यह होता है कि यह श्रेणी का सबसे प्रचलित माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण माप ही है, और इसका गणना करना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि यह आंकड़ों के सभी मानों के योग का उनकी संख्या से भाग देने प्राप्त होता है। यह माध्य का सबसे सटीक माप है, क्योंकि इसकी गणना में डेटा सेट को सभी मानों को का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों में होता है, जैसे छात्रों का औसत अंक निकालना हो, मासिक आय निकालनी हो, प्रति मशीन उत्पादन बयान करना हो। माध्य की गणना करने के लिए पदों को क्रमबद्ध रूप में रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका माध्य की तुलना जो है सबसे श्रेष्ठ आधार है ये माध्य निकालना। जैसे आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालते हैं तो उसमें सबसे उत्तम इसको हम मानते हैं, किसको, समांतर माध्य को। ये इसके गुण रहे। आगे इसका जो दोष है, डिमेरिट्स क्या क्या है इस मीन के, इसको हम देखेंगे। डेटा का समान रूप से वितरण न होने पर यह विषम या एक तरफा होता है। यह केवल संख्यात्मक आंकड़ा के लिए उपयोगी है या गुणात्मक डेटा के लिए उपयोगी नहीं होता है। मतलब आपको जब संख्याएं, आपको मूल्यों का अंकीय मान मालूम रहेगा तभी आप इसको निकाल सकते हैं। यदि डेटा में, मतलब आंकड़ों में सतत संख्याएं होंगे तो यह भिन्नात्मक संख्या हो जाती है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाता है। मूल अवलोकनों के अभाव में यह भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी, ये समांतर माध्य के अंतर्गत हम लोग गुण और दोषों को पढ़े। इसमें से 2-3 सवाल जो आपको दिए गए हैं, सभी सवालों पर यदि आपको प्रैक्टिकल कॉपी में आप बना के या रफ कॉपी में आप लगा लेंगे, क्योंकि प्रायोगिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें भी समांतर माध्य के गुण और दोषों की चर्चा होगी।
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्यिका और बहुलक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।